बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान। और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमेशा आपके साथ एक अच्छी बात भी शेयर करती हूँ और आज भी लाजमी करूँगी कि ज़िंदगी में हम समझते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो नाकामी से बहुत ज़्यादा डरते हैं और दूसरे वो होते हैं जो कामयाबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, नाकामी का डर हमेशा इंसान को लगा रहता है क्योंकि कोई भी आप ऐसा काम करें, कभी कुछ आप सोचें, कोई इस तरह का स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई ज़िंदगी के हवाले से कोई काम, आपका कोई प्लान्स हो, उनको आपने जो है वो लेकर चलना हो, तो कहीं ना कहीं आपको होता है यार मैं अगर इस तरह करूँगा तो मैं शायद नाकाम हो जाऊँ, मैं या शायद मायूसी की तरफ हम चले जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो बिला झिझक कहते हैं ना, डर भी रहे होंगे लेकिन रिस्क ले लेते हैं और क्या कि हम लोगों ने हर सूरत में जो है वो कामयाब होना है। अच्छा, ये सोच जब आप ठान लेते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े आप ईमान के साथ, क्योंकि ईमान और तवक्कुल भी जो है ना वो आपका इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जब आप अल्लाह पर भरोसा कर लेते हैं और किसी भी चीज़ के लिए आप स्टेप उठा लेते हैं तो आप यकीन करें कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। लेकिन शर्त यह है कि आपने उसमें अपनी मेहनत भी हो, आपकी नीयत बहुत अच्छी हो, साफ़ हो, तभी आप उस काम के साथ जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नीयतन ही उस चीज़ को लेकर जो है खौफज़दा भी हैं और आपका तवक्कुल और ईमान भी उस तरीके से मजबूत नहीं है तो यकीन करें फिर नाकामी जो है वो आप उसको फेस भी करेंगे और आगे आप बढ़ नहीं सकेंगे। लिहाजा आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अच्छा सोचें और अपने प्लान्स के साथ जो आपकी नीयत है वो बहुत आपकी क्लियर होनी चाहिए, आपका जो प्लान है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? ठीक हूं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शुक्रिया। अच्छा, शकील से हम बात करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन के हवाले से कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के इनकी बीट है, तो इनसे जानेंगे कि कॉलेजेस में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे जिस तरह मुआशी मसाइल हैं, मुल्की मसाइल हैं, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़, हमारे जो तालीमी इदारे हैं स्पेशली, वो भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। हमेशा हम डिस्कस भी करते रहते हैं, तो आज भी इनसे जानेंगे। अभी जो फर्स्ट हम स्टोरीज जो इनसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो हायर एजुकेशन के हवाले से जानेंगे कि जनूबी पंजाब में मॉडल स्कूल जो है वो बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि मॉडल कॉलेजेस क्या हैं और लोगों की जो गलत फहमी है उसके हवाले से बताइएगा। हाँ जी, सबसे पहले ना ये जो मॉडल कॉलेजेस का क़याम है इस वक्त ये बड़ा हॉट टॉपिक है तालीमी मैदान में। आप पिछले दिनों एहतजाज हो रहे थे स्कूल असातिज़ा के, आपने एक टर्म सुनी हो कि असातिज़ा की, आपके शो में भी टीचर्स आए हैं, इस पर बात करके गए हैं कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है और निजकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है और इसकी मुखालफत की जा रही है। तो गलत फहमी को इसलिए इसके साथ मैंने इस स्टोरी के साथ जोड़ा है कि मॉडल कॉलेजेस के क़याम को लोगों ने ये समझ लिया कि ये गवर्नमेंट जो है कॉलेजेस और स्कूल्स को प्राइवेट करने जा रही है। ठीक है। अब मॉडल कॉलेजेस का क़याम दरअसल है क्या? लफ्ज़ मॉडल से ही वाज़ेह हो रहा है कि एक अमली नमूना बनाया जा रहा है बाकी इदारों के लिए। हुकूमत की तरफ से हर दूसरे तीसरे माह हमें नए इक़दाम देखने को मिलते हैं तालीमी मयार के लिए, दीगर सरगर्मियों के लिए, इदारों के लिए। तो वो हर इदारे में अमली तौर पर नाफिज नहीं हो सकते, कहीं मुकम्मल नाफिज हो जाते हैं, कहीं नहीं हो सकते। तो अभी जो मॉडल कॉलेजेस है उसमें वो क्या करेंगे, कुछ कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो अपने जितने भी इक़दाम हैं उसके अंदर 100% उनको लागू करवाएंगे और उस कॉलेज को एक बेहतरीन कॉलेज बनाकर बाकी कॉलेजेस के लिए मिसाल बनाया जाएगा। सही। और यहाँ पे थोड़ी सी ये वजाहत आवाम के लिए बड़ी ज़रूरी है, असातिज़ा के लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सोमवार के दिन जब हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि मुल्तान डिवीजन से, बल्कि डिवीजन ही ज़िले की बात करें, मुल्तान ज़िला से दो कॉलेजेस को मॉडल कॉलेज सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसमें एक कॉलेज है 6 नंबर पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस। ये मुल्तान का बड़ा पुराना कॉलेज है और इसकी एनरोलमेंट बड़ी अच्छी है, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत अच्छी है और इसकी इमारत भी बड़ी कुशादा है और बड़ी खूबसूरत है। दूसरा कॉलेज है शाहरुख ने आलम पर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो एक बॉयज़ का कॉलेज सिलेक्ट किया गया है, एक गर्ल्स का सिलेक्ट किया गया है। अब जैसे ये न्यूज़ डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई
तो सब लोगों में इस बात की बेचैनी फैल गई कि मॉडल कॉलेजेस जी बना दिए गए हैं, यानी कि इनको प्राइवेट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, ये प्राइवेट नहीं किए गए, कॉलेजेस वैसे ही रहेंगे, तमाम चीज़ें उनकी वैसे ही रहेंगी। बस ये है कि उनको वो बाकी कॉलेजेस से ज़्यादा काम करेंगे ताकि वो बाकी कॉलेजेस को रोल मॉडल बनाकर ये पेश कर सकें। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है क्या, असातिज़ा ने इसके खिलाफ एहतजाज क्यों किया? लोग समझ रहे थे, असातिज़ा समझ रहे थे कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है या जो मॉडल कॉलेजेस बनाने हैं, इस चीज़ का सहारा भी लिया एहतजाज को मज़ीद बढ़ाने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। हो सकता है किसी लम्हे प्राइवेटाइजेशन आए भी सही इदारों में, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों ने ये समझा कि ये प्राइवेट हो जाएंगे, इनका कंट्रोल जो है गवर्नमेंट से मुंतकिल होकर प्राइवेट लोगों के पास चला जाएगा। वो कंट्रोल देगा कौन? अब इसके साथ डिप्टी कमिश्नर जो है उसको भी ले लिया गया कि डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल में होगा, वो खुद लोगों को दे देंगे और वही लोग आगे से चलाएंगे। तो सपोज अगर डीसी के कंट्रोल में भी चीज़ जाती है तो डीसी भी तो हमारे ज़िले का खैर खा ही है, उसने भी तालीमी सेक्टर की बेहतरी के लिए ही काम करना है। लेकिन ये दोनों गलतफहमियां थी कि डीसी के कंट्रोल में जाएगा या फिर ये प्राइवेट कर दी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ये कंट्रोल आखिर जाएगा किसके पास? मॉडल कॉलेज जो बन गए हैं, ये जो 6 नंबर का कॉलेज है गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तारिक महमूद साहब हैं, वो उसकी सरबराही करेंगे, वो उसको मामला देखेंगे। और जो गर्ल्स कॉलेज है शाह रुकन आलम पर, उसकी सरबराही कर रहे हैं DPI साउथ पंजाब डॉक्टर फरीद शरीफ। ये फिलहाल 2 कॉलेजेस को 2 अफीसरान जो है वो इसकी सरबराही कर रहे हैं और मामला देखेंगे। अब मॉडल कॉलेजेस के बाद तब्दीलियां क्या आएंगी? लोगों में ये भी बेचैनी है, कहीं फीस ना बढ़ जाए, कहीं स्टूडेंट्स ना कम कर दिए जाए, फैकल्टी कैसी होगी, स्कूल की इमारत क्या तब्दील हो जाएगी, मतलब काफ़ी चीज़ें लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं इसमें मिडिल क्लास सबका ज़्यादा आता है या लोअर मिडिल क्लास सबका आता है पढ़ने के लिए, जो यूनिवर्सिटी की या प्राइवेट कॉलेज की फीसें नहीं भर सकते। आप इस वक्त प्राइवेट कॉलेज की फीसें चेक करें, कम से कम भी 60,000 है। बहुत ज़्यादा रियायत करवा के, बहुत ज़्यादा रेफरेंस करवा के, बहुत ज़्यादा नंबर डलवा के 60,000 मिनिमम बन रही है। ये शहर की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुल्तान के कॉलेजेस में, अगर नॉर्मल जहाँ मिडिल क्लास जा रहा है, 1.25 लाख तक फीस मुकर्रर की गई है। थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 2 लाख से भी ऊपर जा रही है। सही। तो वहीं गवर्नमेंट कॉलेजेस में चूंकि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पहली दफ़ा उन्हें फीस देनी पड़ती है 12-15 हज़ार BS के लिए, आगे फिर 2-3 हज़ार देनी पड़ती है। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है उसमें स्टूडेंट्स को फीस देनी पड़ती है कुछ 5 से 6 हज़ार के, तमाम तर मामला डाल के 1 साल की 5 से 6 हज़ार फीस देनी पड़ती है। सही। अब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि हम इतनी कम फीस पर पढ़ रहे हैं तो मॉडल कॉलेज बनाने के बाद पता नहीं क्या तब्दीलियां हो जाएंगी। इस पर हमारी तफसीली मुलाकात हुई है जो इनको हेड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को मॉडल कॉलेज के, तो उन्होंने हमें बताया है कि कोई फीसों में तब्दीली नहीं की जाएगी और कोई स्ट्रेंथ को कम नहीं किया जाएगा, कोई और पॉलिसी में तब्दीली नहीं की जाएगी। किया क्या जाएगा, जितने भी हायर एजुकेशन सेक्रेटरीट ने नए इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन हाइजीन एक, और दूसरा है साफ पानी की फराहमी, तीसरा है वॉल ऑफ प्राइड। वॉल ऑफ प्राइड के हवाले से बड़ा तफसील से बात हो चुकी है कि कॉलेज के माजी में जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और आजकल वो अच्छे ओहदों पर हैं, उनकी तस्वीर और ओहदों के साथ वो एक वॉल बनाई गई है स्टूडेंट्स ताकि उससे मोटिवेशन ले सके। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का आगाज किया गया था कि तुलबा के दरमियान किसी एक मौजू पर बैठ के बात करवाई जाए, वो स्टार्ट किया गया था। क्रिएटिव राइटिंग का आगाज किया गया था कि स्टूडेंट्स को सिलेबस किताबों के जो सबक लिखते हैं उससे हटकर स्टूडेंट खुद क्या सोचता है मुख्तलिफ चीज़ों पर वो लिखवाया जाए। ये तमाम तर चीज़ें थी कि इनको 100% लागू करवाया जाएगा। अब इस वक्त मुल्तान में कोई 12 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिस पर मुल्तान हुआ है, जिन सब पर ये इनिशिएटिव लागू किए गए थे, आपने इन सब पर लागू किए गए थे। लेकिन हर कॉलेज की ना वो कैपेसिटी नहीं है, हर कॉलेज के पास उतनी ह्यूमन सोर्स नहीं है, उतनी बिल्डिंग नहीं है, उतना स्टूडेंट नहीं है, उतने फंड्स नहीं है, उतनी फैकल्टी नहीं है। सही। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स तमाम कॉलेज पर 100% नहीं लग पा रहे थे। तो उन्होंने अब 2 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, उनके अंदर वो मुकम्मल कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्टाफ हायर करना पड़े तो करेंगे, कुछ कहीं से जो इदारे हैं खैराती इदारे उनसे सहारा लेना पड़े तो लेंगे, गवर्नमेंट से फंड लेंगे। इन कॉलेजेस को फैकल्टी की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। और आपको पता है पहले भी हम इस इशू पर डिस्कस कर चुके हैं
कि सरकारी कॉलेजेस में ये जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन है, माली है, खाक रोब है, ऑफिस के तमाम तर मामला देखने वाले जो क्लर्क्स रखे जाते हैं, बॉयज रखे जाते हैं, इनकी बड़ी कमी है, गार्ड्स की कमी है, जिसकी वजह से कॉलेज के जो मैनेजमेंट के मामला हैं, सफाई के, ये मुतासर होते हैं। सही। तो अब इन कॉलेजेस में वो स्टाफ भी मुकम्मल हायर किया जाएगा। इन कॉलेजेस को तालीमी मयार के हवाले से, माहौल के हवाले से वो और दीगर जो सरगर्मियाँ करवाई जाती हैं सेहत अच्छी करने के लिए, स्टूडेंट्स की ज़हनी सेहत अच्छी करने के लिए, वो एक अच्छे माहौल में रहें, मुकम्मल सहूलियात देकर इन कॉलेजेस को एक अच्छे दर्जे पर रखेंगे, 2 कॉलेजेस को। ठीक है। फिर इन कॉलेजेस को पेश करेंगे कि बाकी के लिए कि आप भी इस तरह काम करें। अब वो कहते थे कि हमने ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट को दे दिया है कि इस पर अमल करें, हमने साफ पानी दे दिया है कि इस तरह आप साफ पानी फराहम करें, हमने क्रिएटिव राइटिंग का प्रोजेक्ट दे दिया, हमने इनको वॉल ऑफ प्राइड का प्रोजेक्ट दे दिया, लेकिन प्रिंसिपल्स को, आगे स्टाफ को समझ नहीं आ रही कि इन प्रोजेक्ट्स को 100% हम लागू कैसे करवाएं। तो जब एक कॉलेज में उनके प्रोजेक्ट्स 100 मुकम्मल तौर पर नुमायां होंगे कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, फिर बाकी कॉलेज के लिए भी आसानी होगी कि वो उसको कर सकेंगे, उसको फॉलो कर सकेंगे। अब उसको फॉलो करवाने के लिए उन्होंने फिर टीचर की ट्रेनिंग भी वो रखवा रहे हैं कि फैकल्टी की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये जो प्रिंसिपल सीट है, जितने भी ये जो मैनेजमेंट सीट्स है, इसके लिए वो देखते हैं कि एक तजर्बाकार इंसान आए। तो ख़ास तौर पर सरकारी इदारों में अगर बात की जाए सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की, तो ट्रेनिंग की बड़ी कमी है। ये खुद अफसरान कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो कोई भी इनिशिएटिव जब हम उन्हें देते हैं कि इसको अमल करवाएं, तो वो उसको फॉलो करवाने से डरते हैं। सही। क्योंकि उस पर फंड्स लगने होते हैं, स्टाफ हायर करना पड़ता है, फिर उसको ऑडिट का जवाब देना पड़ता है। तो कह रहे हैं हम इसकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे ताकि प्रिंसिपल्स जो हैं वो बिला किसी झिझक के काम कर सकें और तलबा जो हैं वो तमाम तरह हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात दी गई हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। ये थे मॉडल कॉलेजेस। तो लोगों ने इसको जो प्राइवेट समझा ना, ऐसा कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी क्योंकि जाहिर सी बात है एकदम से टीचर्स का रोड्स पे आ जाना और एहतजाज करना, तो तमाम मसाइल जो हैं वो एकदम से इतना हाईलाइट हुआ कि तमाम पेरेंट्स भी जो हैं वो भी परेशान और स्टूडेंट्स की भी हवाले से भी काफ़ी परेशानी देखनी पड़ी। बट अभी जिस तरह सरकारी कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्तलिफ जो हम प्रिंसिपल्स के हवाले से भी बात करेंगे, उसकी तैनाती के हवाले से कि इस टाइम क्यों ताख़ीर हो रही है, क्या मसाइल हैं और डिफरेंट इंतज़ामी और तालीमी मामलात जो हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा। ये इस टाइम ये दूसरा अहम मसला है इस वक्त, सिर्फ जनूबी पंजाब का या मुल्तान का नहीं बल्कि ओवरऑल पंजाब का मसला है। अगर मैं पंजाब के अदाद शुमार की बात करूं तो पूरे पंजाब में 40% ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके प्रिंसिपल्स इंचार्ज प्रिंसिपल हैं। एक होता है परमानेंट प्रिंसिपल, एक होता है इंचार्ज प्रिंसिपल। परमानेंट प्रिंसिपल वो है जो प्रॉपर हायरिंग उसकी हो चुकी है कि आपने इस इदारे को लेके चलना है, उसकी परमानेंट प्रिंसिपल बन चुका है, उसी ने 4 साल के लिए 5 साल के लिए जब तक उसका कोई दौरानिया मुकर्रर किया गया उसमें चलना है। लेकिन जब परमानेंट प्रिंसिपल नहीं होता, सपोज वो रिटायर हो गया है या किसी इंक्वायरी में वो मुअत्तल हो गया है, किसी भी मामले में वो सीट से हट गया, अपने इख्तियारात से वो हट गया, तो फिर एक एडिशनल चार्ज दिया जाता है जो 3 माह का होता है। उसमें कोई भी जो सीनियर जो प्रिंसिपल जो सूट कर रहा होता है कि ये सीनियर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारी इदारों में ये सीट्स दी जाती हैं वो सीनियरिटी को देखा जाता है कि कौन सीनियर बन रहा है। उसके साथ कुछ नंबर्स भी होते हैं, जो PhD के नंबर होते हैं, MPhil के नंबर होते हैं, स्पोर्ट्स कमेटी का कब मेंबर आया, तो ये कुछ नंबर भी देखे जाते हैं। टोटल 15 नंबर होते हैं इन चीज़ों के। तो इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया गया टीचर्स को, आप इदारे को चलाएँ। मुल्तान की मैं बात करूं तो मुल्तान के 12 में से कुछ 6 इदारे ऐसे हैं जिनके प्रिंसिपल जो हैं वो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है। पूरे साउथ पंजाब में भी यही सूरत हाल है, पूरे पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि प्रिंसिपल्स अभी ज़्यादातर इंचार्ज प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल तो बैठा है, लोग ये समझते हैं कि अब जब इंचार्ज प्रिंसिपल है उसके पास अख्तियारात हैं तो फिर मसला कहाँ आ रहा है। मसला इसलिए आ रहा है कि चूंकि वो सिर्फ 3 माह के लिए आया है, तो जब भी कोई बड़ा स्टेप लेने लगता है, कहीं भी वो पैसे लगाने लगता है, कहीं भी वो तब्दीलियां करने लगता है, पॉलिसी तब्दील करने लगता है, तो उसको बाद में जवाब देना पड़ता है इन चीज़ों का। तो वो डरते हैं कि अगर मैं इन 3 माह में फ़र्ज़ करें मैं फलां बिल्डिंग का काम शुरू करवा देता हूँ, आगे मेरी जो है वो टाइम ख़त्म हो जाए तो मैं उसका जवाब बाद में कैसे देता रहूँगा। तो इन चीज़ों से डरते हैं परमानेंट प्रिंसिपल ना होने की वजह से। इसका असर स्टूडेंट्स पर क्या पड़ता है? अब एक इंचार्ज प्रिंसिपल है, वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के कॉलेज चला रहा है
वो इन फ्यूचर जो इनिशिएटिव लेने चाहिए वो लेने से कासिर है। तो स्टूडेंट्स को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो रुकी हुई हैं। उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। इस वक्त कई कॉलेजेस हैं, पहले भी हम इस इशू को डिस्कस कर चुके हैं, कैंटीन्स नहीं है, ट्रांसपोर्ट फॉल नहीं है, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको अपग्रेड किया गया था, BA स्टार्ट किए थे, उनको नई बिल्डिंग देने की ज़रूरत थी, लैब देने की ज़रूरत थी, उनको लेबॉर्ट्रीज देने की ज़रूरत थी, स्टाफ देने की ज़रूरत थी। अब वो चीज़ें नहीं है। सही। अब वो चीज़ें तब आएंगी जब एक परमानेंट प्रिंसिपल ऊपर बैठा होगा जो उन तमाम मामलात का केस बनाकर अथॉरिटीज़ को भेजेगा और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए वो कुछ कोशिशें करेगा और वो मामलात पूरे होंगे। इंचार्ज प्रिंसिपल ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स के तालीमी मामलात भी इससे मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि उन्हें उस तरह माहौल नहीं मिल पा रहा। अब तालीम के साथ कॉलेज के इंतज़ामी मामलात मुतासिर होने लगते हैं। इंतज़ामी मामलात में जब इंचार्ज प्रिंसिपल बैठा होता है, जब कोई ऊपर, ये ना हमारे सोसाइटी का ही मेरे ख्याल में एक अलमिया है कि जब भी हम पर कोई सरबराह लगाया जाता है जो हम में से ही होता है तो लोगों के ना आपस में इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, एतराज़ात बढ़ जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़े एतराज़ का आपको बताऊं, अब प्रिंसिपल तैनात होने थे, उससे पहले इनके ऊपर एक डायरेक्टर होता है जो डिवीजन को देता है। डायरेक्टर के ऊपर DPI होता है जो पूरे साउथ पंजाब को देखता है। अब पिछले दिनों डायरेक्टर की तैनातियां हो रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे, तो सरगोधा के एक सीनियर टीचर ने केस कर दिया अदालत में कि मैं हकदार हूं डायरेक्टर सीट का, तो आपने उनको क्यों दे दी है, उनको क्यों रिकमेंड कर दिया। वो केस अदालत में चला गया, आज उसका फैसला भी आना है। उस केस के अदालत में जाने की वजह से प्रिंसिपल्स की तैनातियां जो हैं वो ताखीर का शिकार हैं। इस वक्त इंटरव्यूज हो चुके हैं, मुल्तान के बेशतर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं, रिकमेंडेशंस भी हो चुकी हैं कि फलां बंदे को प्रिंसिपल तैनात किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उस केस की वजह से जो है वो तैनातियां रुकी पड़ी हैं। एक तो ये एतराज भी आ गया। ठीक है। फिर कॉलेज के अंदर भी स्टाफ को एतराजात होते हैं। अच्छा, इस पे बात करते हैं लाजमी। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, हमारी बात हो रही थी कि स्टाफ के हवाले से भी। हाँ, स्टाफ के एतराज़ात के हवाले से बात हो रही थी कि इंचार्ज प्रिंसिपल के ऊपर लगाने की वजह से स्टाफ के एतराज़ात ज़्यादा होते हैं। इससे एक तो सरगोधा का केस मैंने आपसे डिस्कस किया जो जिसका असर पूरे पंजाब पर पड़ रहा है। आज उसका फैसला आना है अदालत से। अगर उसका आज फैसला आ जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिनों में प्रिंसिपल्स के ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा 1 महीने से कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल्स के ऑर्डर्स जारी हो जाएंगे, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। ये ऑफिशियल उनका एक स्टेटमेंट है कि हम जल्द ही प्रिंसिपल तैनात कर रहे हैं, लेकिन उसकी तैनाती जो है वो अभी तक ताहाल जारी नहीं हुई। अब इन्होंने मॉडल कॉलेजेस भी आगे बनाने हैं, तो जाहिर है मॉडल कॉलेजेस बनाने के लिए प्रिंसिपल का परमानेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाने हैं, पॉलिसीज़ चेंज की जानी हैं, आगे काम किया जाना है, तो उसमें परमानेंट प्रिंसिपल ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को सिलेक्ट किया गया है इसके लिए। उसमें अब जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब लगाए गए हैं। अब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब अमरसन के उसके हेड भी रह चुके हैं, मैथ के डिपार्टमेंट के सीनियर भी हैं, लेकिन अब उनको परमानेंट प्रिंसिपल नहीं लगाया जा रहा। किसी और कॉलेज के एक सीनियर टीचर को, वो किसी और कॉलेज के भी प्रिंसिपल रह चुके हैं, मतलब वो तजर्बाकार हैं प्रिंसिपलशिप के हवाले से। अब एक टीचर जो प्रिंसिपल लगाया गया है इंचार्ज, ये दूसरा मुल्तान का केस डिस्कस कर रहा हूँ कि इंचार्ज प्रिंसिपल जो लगे हुए हैं उनकी वजह से इदारा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। उसने आकर अपने तरीके से कॉलेजेस में चीज़ें लागू करवाई, डिसिप्लिन पर सख्ती करवाई, नई चीज़ें देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टाफ जहां उनके साथ चल रहा होता है, कोई ना कोई उनके एंटी भी चल रहा होता है। तो उन्होंने दरमियान में उनके खिलाफ एहतजाज भी किए और कई दरख्वास्तें भी लगवाईं, खबरें भी लगवाईं। अब उसकी वजह से वो जो इंचार्ज प्रिंसिपल है वो कॉलेज के लिए कोई भी फैसला लेने से कासिर है, और यही सूरत हाल हर कॉलेज में है कि उसको मुखालफत की वजह से इंचार्ज प्रिंसिपल आगे काम नहीं कर पा रहा। तो अब बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस मामले में अगर मज़ीद ताख़ीर करता है तो बड़े मसाइल होंगे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में 1550 के 64 के करीब स्टूडेंट पढ़ रहा है, जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ठीक है, और इसी तरह हर कॉलेज की तादाद देखी जाए तो लगभग इतनी ही बनती है। आज इस साल की अगर बात करें, सिविल लाइन कॉलेज में भी सिर्फ इंटर के एडमिशन की बात करें तो 600 तक के करीब नया एडमिशन हुआ है और पहले से भी स्टूडेंट हैं।
और जो गर्ल्स दूसरा कॉलेज बनाया जा रहा है शाहरुख आलम, उस कॉलेज की तादाद भी 2000 है। ये कल की तादाद, मतलब स्टूडेंट्स की तादाद देखें किस हद तक है। ये प्राइवेट की इतनी तादाद नहीं होती और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। आगे प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, परमानेंट नहीं है, तो अगर ये मजीद ताखीर करेंगे तो नए स्टूडेंट्स जो कॉलेज आए हैं, जिनको आते ही अच्छी गाइडेंस चाहिए, अच्छी लीडरशिप चाहिए, अच्छी काउंसलिंग चाहिए, तमाम तो उनको नहीं मिल सकेंगे। उनको शुरू में ही उनको मसाइल आ जाएंगे। और आगे देखें FSC स्टूडेंट्स ने रखी होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे होते हैं, कॉलेज टर्निंग पॉइंट है, बड़ी टफ होती है लाइफ ये। तो स्टूडेंट्स को जब शुरू से ही ये मुश्किलात आएंगी, फैकल्टी पूरी नहीं मिलेगी। और उसके साथ पिछले दिनों जो स्ट्राइक रही है, ये सिर्फ स्कूल्स की नहीं थी, कॉलेजेस में भी स्ट्राइक थी, लेकिन कॉलेज वालों ने बड़ी ठंडी स्ट्राइक की है, बड़ी खामोश। मतलब क्या करते थे, ये इंतजामिया पर प्रेशर डालने के लिए सुबह आते थे, एक लेक्चर लेते थे या पेपर होता तो वो लेते थे, उसके बाद वो क्लास को बाइकआउट कर देते थे। या स्टूडेंट्स घर चले जाएं या फिर कॉलेज बैठे रहें, लेकिन टीचर्स ने क्लास नहीं लेनी। और इस पर कमिश्नर मुल्तान ने कुछ मुल्तान के टीचर्स को शो काज नोटिस भी जारी किया गया था कि इन दिनों जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं कॉलेजेस में भी। उसमें गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के ही 4 प्रोफेसर्स हैं। तो उसकी वजह से फिर बाकी टीचर्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया कि अगर हम मज़ीद बाइकआउट करेंगे, मज़ीद हम यहाँ पे वायलेशंस करेंगे या क्लासेस का छोड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स की पढ़ाई का हर्ज होगा, तो हमें ऊपर से अथॉरिटीज़ जो हैं वो कटहरे में ला सकती हैं। सही, तब जाके कॉलेजेस में क्लासेस बहाल हो। ठीक है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के हवाले से बात चीज़ जो है वो मजीद भी करेंगे, लेकिन अभी अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीर के हवाले से। और अगर इंजीर के हवाले से मैं बताऊं कि अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तोहफा है और इसका जिक्र जो है कुरान पाक में भी जो है इसकी कसम खाई गई है इंजीर के हवाले से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आप इंजीर खाएं, पर अपने आप को सेहतमंद रखना है तो उसमें आपने इंजीर जो है वो बहुत लाजमी है। और इसके साथ साथ जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बवासीर को भी ख़त्म करने में आपकी मदद देती है, आपके स्टमक के लिए स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो लोग इंजीर खाते हैं वो इसके फ़ायदे बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी ये रूटीन है इंजीर खाने की। अभी हम बात करें कि हमारे बच्चे तो इन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है कि अच्छी ये कितने आपको सेहत देंगे, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम है, आयरन मौजूद है, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंजीर की तो आप देखें ना, जब कुरान पाक में इसका जिक्र आ गया है तो आप देखें इसके कितने बेतहाशा फ़वाइद होंगे और किस तरह ये आपको बीमारियों से बचा सकती है, इसमें शिफा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये आपको आपका कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी मिकदार को भी कम करती है। और इसके साथ जो है आपको जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि बवासीर को भी ख़त्म करने में मदद देती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शुगर के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं स्पेशली उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर रात को आप इसे पानी में भिगो कर रख लें और सुबह वो पानी भी पी लें और इंजीर भी खा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर कैसे ग्लो आएगा। आपकी तमाम जिस तरह हमारे स्किन के हवाले से बहुत सारे मसाइल रहते हैं, अच्छा जल्द की बीमारियाँ भी होती हैं जिसके लिए इंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे बहुत सारे लोगों को जो है खारिश हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, दाने निकल रहे होते हैं और वो आगे जाके जो है बिगड़ भी जाते हैं, उसके लिए इंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हार्ट के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इंजीर के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, मैं बयान करने लगूँ तो हम यहाँ पर हमारा ये पूरा उसमें चला जाए। लेकिन आप अपनी वही बात करती हूँ कि जितनी आप सेहत का ख्याल रखेंगे, जितना हम अपने हेल्दी डाइट रखेंगे, उतना ही हम सेहतमंद रहेंगे। आजकल हम ये चाह रहे थे यार अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें हों, आपके पास खालिश चीज़ें मौजूद हों जिससे आप खाकर जो है वो सेहतमंद रहें। हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है इंजीर, आपके जिनको जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके साथ साथ जो है आपको कैंसर से भी बचाने में मदद देती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो अल्लाह ताला ने भी हमें, एक मैं समझती हूँ हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हमें माला माल किया है ना, क्योंकि हर तरह के फ्रूट्स हैं, मौसम है, तो इन तमाम चीज़ों से हमें फ़ायदा भी उसी तरीके से उठाना चाहिए कि हम तमाम अच्छी चीज़ें जब खाएँगे तो हम सेहतमंद भी रहेंगे और अपने काम भी बहुत अच्छे से करते रहेंगे। ये हो गई जी
आज के हवाले से बात अंजीर के हेल्थ टिप, और इसके साथ ही जिस तरह हम थोड़ा सा सब्जियों फलों की तरफ भी आ जाते हैं, जिस तरह हमेशा जो है वो हमें शिकायत हैं कि सब्जियों फलों के क्या रेट चल रहे हैं, तो आज भी हम इनसे जानेंगे क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। जब भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं या सब्जियां होती हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी खासी महंगी होती हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोगों की ये अब मजबूरी भी है कि हमने अच्छी डाइट भी खानी है, तो जब फ्रूट्स आते हैं ना वो आपकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। उसके हवाले से बताइएगा शकील, अभी क्या सिलसिला चल रहा है? फलों के रेट्स तो रोज़ाना बता ही रहा होता हूँ, लेकिन इस टाइम जो सबसे इशू चल रहा है वो ये है कि पेट्रोल जिस तरह कम हुआ है उस तरह ये अशिया खुरनोश की मार्केट सस्ती नहीं हुई। इस वक्त न सिर्फ हम बल्कि हर चैनल ही बात कर रहा है, हर शहरी इस पर रोना रो रहा है कि अगर ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुकूमत ने इतना बड़ा रिलीफ दिया है कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम की है, तो यहाँ पे हर तरह से ये हर बड़ा वैसे रिलीफ है नहीं, बढ़ाया भी तो उसी तरीके से था ना। हाँ, ये है कि रिलीफ तो बस ऐसे ही है कि बस थोड़ा सा खुश कर दिया आवाम को, जिस तरीके से परवान चल रही थी इनकी उस तरीके से नीचे आए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद भी हो जाए। अगर मजीद इतना ही मजीद तो नवाज शरीफ आए हैं तो देखें डॉलर कैसे नीचे आता है। डॉलर की कदर भी काफी नीचे आई है, 300 से लेकर अब 260-64 पे चल रहा है। तो पेट्रोल भी पहले से काफी नीचे है, कहाँ वो 332 और कहाँ अब ये 281-82 जाके चल रहा है। वो मैं आज ये सुन रही थी, बड़ी इस पे मीम्स भी बनी है कि ये सफेद कबूतर बैठा है ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी जो है ना वो ठीक होने वाली है। वो बहुत कुछ हमें ऐसे लेकर ना पैगामात आया है सफेद कबूतर। अल्लाह करे ये कबूतर अच्छे महंगाई कम करने वाले पैगामात लेकर आए, बल्कि पैगाम तो दे दिया है, अब देखना यह है कि वो पैगाम आगे अमल दरामद होता है या नहीं। अब देखें ना कि पेट्रोल की कीमत कम हुई तो लोगों को फौरी दो चीज़ों की उम्मीद थी कि किराए कम हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, और उसके साथ ये मार्केट सस्ती हो जाएगी। अब किराए तो चलो फ़र्ज़ करें हम कुछ लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने अपने कॉलेज जाना है, स्कूल यूनिवर्सिटी जाना है, या किसी ने दूसरे शहर सफ़र करना है, किसी ने मजदूरी के लिए जाना है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और कोई लोग हैं सफ़र में अखराजात उनके ज़्यादा निकलते हैं, और फिर साथ ही साथ हर बंदे ने रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जी भी खरीदनी है और कभी ना कभी फल भी खरीदने हैं। मैं तो ये सोचती हूँ अदरक कितनी महंगी हुई है। आप ये देखें, अदरक जो है वो लोगों की पहुंच से दूर है अब, क्योंकि डेली आपके खानों में जो है वो अदरक इस्तेमाल होती है, और अदरक जो है वो इतनी इस टाइम जो है, जैसे पहले टाइम में टमाटर जो है ना वो आपके लिए अनोखे बन गए थे, उसी तरीके से इंजीर। अच्छा, मजे की बात है, अब सब्जियों और फलों की कीमतें ऐसी हैं कि दुकानदार किलो का रेट नहीं लगा रहे होते। आप जब भी मार्केट से गुजर रहे हो या रोड से गुजर रहे हो, जो तख्तियां और स्लेटें लटक रही होती है ना रेडियो पर, वहां पे रेट्स लिखे होते हैं सफेद रंग में, तो वहाँ लिखा होता है पाव के हिसाब से, साथ में लफ्ज पाव नहीं लिखते। फर्ज करें अब अदरक इस वक्त मार्केट में 900 रुपए किलो है, तो वो 900 रुपए किलो नहीं लिखेंगे, वो लिख देते हैं अदरक 300। जब आप करीब जाके पूछते हैं तो पता चलता है वो पाव का रेट है। फर्ज करें अब इस टाइम लीमू जो है वो 240 भी है, 480 भी है, सरकारी रेट इसका 80 है, ठीक है। तो इसका रेट जो उन्होंने अपने दुकानों पर लगाया होगा, लटकाया होता है रेडी वाला, दुकानों वाले रेट नहीं लगाते, रेडी वाला लगाता है, ठीक है। तो वो रेट लगाया होगा, फर्ज करें आप इस वक्त जो महंगी सब्जी ले लेते हैं आप, मूली या शलजम या गाजर है, ये मौसमी सब्जी है, आने वाले दिनों में बहुत सस्ती होने वाली है, 20 से 40 तक चली जाएगी, अभी महंगी है 160 तक है। तो इसका रेट वो 160 किलो नहीं लगाते, वो उसका पाव का रेट जाके लगाते हैं, ताकि दूर से जो शहरी गुजर रहा है वो कम हिंसा कम रेट देकर आ जाए। जैसे वो करीब आता है तो पता चला ये पाव का रेट था, किलो का हिसाब तो पहुंच से दूर जा रहा है। तो सब्जियों और तमाम सब्जियों और फलों की कीमतें ऐसी हो गई हैं कि कोई भी डायरेक्ट किलो का रेट बताओ तो ग्राहक चल बसता है। मेरे सामने हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं जब, तो मेरे सामने ही लोग आते हैं, वो रेट पूछते हैं, आगे चले जाते हैं। ये रोजाना की शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं सब्जियों फलों के रेट्स देखकर शहरी बड़े परेशान होते हैं, उस हवाले से क्या दुकानदार जो हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, और शहरियों का क्या इस पे रद्द-ए-अमल? अच्छा, जब कीमतें ज्यादा होती हैं ना या कम होती हैं, इसमें दोनों में दुकानदार ना ठीक रह जाता है, कमा लेता है, शहरी ज्यादा लुटता है। अब देखें, अदरक काफी कम हुई है, आपको पता है अदरक 1600 तक चली गई थी। हाँ जी, बिल्कुल नायाब हो गई थी, कोई 10, 20, 50 की लेने आता उसे मिलती, कहते थे पड़ी ही नहीं है, ठीक है। और हमें भी जब जाते थे तो हमें भी खुद ढूंढनी पड़ती थी, क्योंकि तस्वीरें बनानी होती हैं, तो बड़ी मुश्किल से जाके फ्रीजर के अंदर 1 किलो का शापर रखा होता था अदरक का,
तो वो मिलती ही नहीं थी, बड़ी कम मिलती थी। अब सरकारी लिस्ट में अदरक की कीमत बहुत कम हो गई है, आज 650 है, और कहाँ पे सरकारी कीमत में भी 1250 पे चली गई थी। लेकिन सरकार को तो तरस आ गया है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें कम की हैं तो सरकारी कीमतें भी कम कर दी। अच्छा, लेकिन कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, इकरामुल्लाह है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आजकल महंगाई है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दालों भी कम हो रहा है, इससे और भी कम होगा और महंगाई भी कम करना। ठीक है, चलें जी, आपका सवाल मुझे समझ आ गया। महंगाई के हवाले से आप बात करें, क्योंकि अच्छा ये क्योंकि हर महंगाई को लेकर हर बंदा परेशान है। अच्छा, जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं या डॉलर का रेट नीचे आया है, तो लोग सोच रहे होते हैं कि अच्छा डॉलर का रेट नीचे आया है तो इससे कोई हमें खास फर्क पड़ा। हमारे जो जरूरियात की चीजें हैं, अशिया हैं, खाने पीने की हैं, पहनने की हैं, ग्रॉसरी है, किचन ग्रॉसरी, बहुत सारी चीजें, उसमें भी कुछ कमी आएगी। बट मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी डॉलर का रेट नीचे आया हो और उससे हमारी तमाम चीजें जो हैं वो कम हुई हों। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी महंगाई के हवाले से, तो कॉलर भी थे, वो भी परेशान है महंगाई से बहुत ज्यादा। अच्छा, आप पूछ रही थी ना कि शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है। वो रद्द-ए-अमल आ गया ना, यही जो वो कह रहे हैं ना कि हम परेशान हैं, ऐसा ही है, सभी परेशान हैं। अब दूसरी परेशानी खुद साख्ता महंगाई है। पहले तो चलो सबके, आपको पता है महंगाई का सफर शुरू हुआ जब इमरान खान आए, उन्होंने कुछ टैक्सेस लगाए तो थोड़ी सी महंगाई हुई। तो दुकानदारों ने एक फिक्रा पकड़ लिया कि भाईजान इमरान खान आया है, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं तो महंगाई बढ़ गई है। खान भी चला गया, पीडीएम आ गई। पीडीएम आईएमएफ की जो जितनी भी शरायतें हैं पूरी करते करते महंगाई फिर ऊपर चली गई। ठीक है, पीडीएम भी चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, निगरान हुकूमत ने महंगाई के इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाए, फिर महंगाई ऊपर चली गई। अब अगर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कम हुई भी है तो इधर अवाम को उस तरीके से समरात नहीं मिले जिस तरीके से मिलने चाहिए थे, तो में चली गई। आज ही हम सब्जी मार्केट में खड़े हैं, सुबह रिपोर्ट कर रहे हैं हम 9 बजे के लिए, तो मैं अकेला रिपोर्ट कर रहा होता हूँ, लेकिन साथ अंकल खुद ही चल के आगे, बेटा मैंने महंगाई पर बात करनी है। तो मैंने जैसे उन्हें माइक दिया तो उन्होंने यही शेर पढ़ा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, पर नातात के लिए कम न थे करो बयां। वो मुझे कहते हैं बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया बैठी है, ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, आपके पास अगर इक़्तिदार आ गया है, आपके पास अख्तियार है, तो खुदारा जिस तरह ऊपर से थोड़ी सी महंगाई हुई है आम मार्केट में भी लागू करवाएं, क्योंकि हम गरीबों ने तो यही टमाटर मिर्चें ही आके यहाँ से खरीदनी है, अपना चूल्हा जलाना है। ये पहले हमारी पहुंच से इतना दूर चला गया है। अब अगर आप इसको मज़ीद कम नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल ही मसाइल हैं, क्योंकि मजदूर की दिहाड़ी तो वहीं खड़ी है ना। यहाँ पे अगर रिक्शा ड्राइवर को भी देख लें तो वो पहले उसने पेट्रोल 332 तक पहुंचा, उसने किराया 20 से 30 किया। अब अगर पेट्रोल 284 पे आया है तो उसके वो किराए में कमी नहीं कर सकता, वो कर भी नहीं रहा। वो कहता है कि थोड़ी सी भी करते हैं तो हम 5 कमी कर सकते हैं, इतनी ही ज्यादा जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उन्होंने 200 से 300 तक कमी की गई है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट जो मैं पहले भी सब्जियों में ये बता चुका हूँ, वो ट्रांसपोर्ट जो डीजल पर चलती है, उससे आने वाली जो भी चीजें हैं खाने पीने की, उसमें कमी नहीं आ रही, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आसिफ है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा अच्छा टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से, और एजुकेशन जो है वो हमारे माशरे में जो है एक अहम किरदार अदा करती है। तो शकील सुल्तान साहब को भी मैं सुन रहा था, वो ये बता रहे थे कि हम जो है वो एजुकेशन बीट को कवर करते हैं। तो स्कूलों की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मतलब उनकी नीलामी के हवाले से काफी जो है हंगामे भी जारी थे, देखा जा रहा था। और क्योंकि जो गरीब बच्चे वो मौजूदा दौर में कैसे पढ़ेंगे, तो इस हवाले से बताएंगे कि क्या जो गवर्नमेंट स्कूल है वो प्राइवेट होने जा रहे हैं और जो पेंशन है वो खत्म होने जा रहे हैं, जिससे बुरान पैदा नहीं होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। शो के शुरू में ना हमने इसी बेचैनी को डिस्कस किया है, वो तमाम चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। जहाँ टीचर परेशान है ना कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, पेंशन पॉलिसीज में चेंजेस की गई हैं, लीव इनकैशमेंट उसमें चेंजेस की गई हैं, और कुछ मामला ऐसे हैं उसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं।
पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं, उनको ये कहा गया है जी अब स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले हमारी फीमेल रिपोर्टर्स भी इस चीज़ को डिस्कस करके जा चुकी होंगी कि पहली बात तो ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, कई ऐसे इलाकों के स्कूल्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स की तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। एक चीज़, कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे जितना स्टाफ होना चाहिए था स्टाफ पूरा नहीं है, नई हायरिंग नहीं हो रही, यानी कि हुकूमत के पास उस तरीके से वसाइल नहीं है कि वो तमाम तर लवाजमात जो हैं वो स्कूल चलाने के वो पूरे कर सकें। तो वो कहीं ना कहीं से चाह रहे हैं कि हम कहीं और दूसरी चीज़ों का सहारा लेकर स्कूल्स को मुकम्मल कर पाएं। अब रही प्राइवेटाइजेशन की बात, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि कुछ कॉलेजेस, कुछ स्कूल्स को हर ज़िले में से जो बेहतर हैं, जहां इनरोलमेंट ज़्यादा है, बिल्डिंग अच्छी है, वहां फैकल्टी पूरी है, उनको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, मॉडल कॉलेज बनाया जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की जाएगी ताकि बाकी स्कूल्स के लिए जो वो रोल मॉडल बन सकें। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि एक गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट फैकल्टी है, उसमें गवर्नमेंट सारे मुलाजमीन हैं, बच्चों की एनरोलमेंट सरकारी है, किताबें, यूनिफॉर्म, सब चीज़ें गवर्नमेंट से मिलती हैं, तो वो सारा कुछ खत्म करके प्राइवेट कर दी जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, अभी निजकारी की तरफ हुकूमत नहीं जा रही। ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में वो कुछ पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं, कुछ स्कूल्स को वो जिस तरह पेफ है, पेफ प्रोजेक्ट है, इसमें प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पेफ के पैसों से चलते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट की जाती है, उसके साथ लिटरेसी के स्कूल हैं वो चलाए जाते हैं। जब वो हुकूमत के खातों से चल सकते हैं तो हुकूमत के स्कूल्स को क्यों प्राइवेट की तरफ भेजेंगे? तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला जिससे पेरेंट्स पर बोझ पड़ेगा, बल्कि ये उम्मीद रखें कि आपके बच्चों को मजीद बेहतर तालीम देने के लिए हुकूमत जो है वो कुछ स्टेप्स ले रही है। अब रही पेंशन्स की बात, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, हर बंदा ही ये समझता है, कुछ चीज़ें ना हुकूमत के बजट पर बोझ हैं। कुछ मुलाजमीन की पेंशन्स हैं, कुछ रिटायरमेंट के बाद जो चीज़ें मिलती हैं वो एक अचानक हुकूमत पर बोझ पड़ता है, उनको चेंजेस करें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लीव इनकैशमेंट है, LPR है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समझता हूँ कि ये साजा के हक में, इनको खत्म नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से साजा के भी जायज़ मुतालबात हैं, बहुत सारे प्लान होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं, कुछ अपने उनके होते हैं, ये चीज़ें बड़ी ये सिर्फ असातिज़ा पर नहीं है। या मैं ये भी बताता चलूँ, इस वक्त पंजाब में कोई 42 डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के वर्क कर रहे हैं, 42 डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो पॉलिसीज चेंज करने जा रहे हैं ये सिर्फ असातिज़ा पर लागू नहीं हो रही, गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब पर लागू होंगी। हर बड़ा छोटा जो है मुलाजिम जो है, कोई अफसर है तो कोई उसके मतहत है, ये सब पर लागू होने जा रही हैं। असातिज़ा पर कुछ ज़्यादा पॉलिसीज थी, असातिज़ा का कोई और इनकम जो है वो सोर्स नहीं होता, तो इसलिए असातिज़ा को सड़क पर आना पड़ा कि हमारे पास तो कोई और भी सोर्स नहीं रहा, तो आप क्या अब ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो इस महंगाई के दौर में जो हमारे पहले एक बजट प्लान है, हमारी एक रूटीन चल रही है, वो तो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं चल सकेगा। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, जितने भी इदारे चल रहे हैं उनके मुलाजमीन ने भी एहतजाज किया है, लेकिन उन्होंने बड़े पुरसकून एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम भी इस चीज़ की मुखालफत करते हैं। असातिज़ा का एहतजाज जो है वो काफ़ी मूवमेंट पकड़ गया था, काफ़ी तूल पकड़ गया था और नेशनल पूरे पंजाब प्रोविंशियल लेवल पे ये इशू चला गया था, तब जाके हुकूमत को कुछ सोचना पड़ा है। इस वक्त खामोशी करवा तो दी गई है, लेकिन ये खामोशी समझ नहीं आ रही आवाम को भी कि मुतालबा तो माने नहीं गए, तो फिर खामोशी क्यों हुई है? तो अच्छा, इसके ऊपर क्योंकि अभी उस तरह का रिएक्शन आया भी नहीं, वज़ीर आला पंजाब ने भी इनके ऊपर यही कहा कि हम नहीं कर रहे, क्योंकि उनका बयान सामने आ गया था। दैट्स व्हाई इसके ऊपर ये था कि बच्चों की तालीम पे बहुत ज़्यादा जो है वो उनको नहीं उस तरीके से ये केयरटेकर गवर्नमेंट जाने के बाद शायद नई परमानेंट गवर्नमेंट आने के बाद मजीद कुछ। बहुत शुक्रिया शकील आपका, आप हमारे साथ रहे। और उसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन आपको बताएं कि आज जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे इस डे को मनाने का मकसद क्या है, तो इस डे को जो मनाने का मकसद है वो ये है कि ख़ास दिन जो है वो तयन किया जाता है कि इसमें आपने जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी फ़नकार हैं, जितनी भी सलाहियत के वो मालिक हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे फ़नकार जिस तरह आर्टिस्ट हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, स्टेज के हवाले से, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार होते हैं जो बहुत सारी सलाहियतों के मालिक होते हैं। वो कैसे,
कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियत दी हुई होती है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ लोग गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा कुछ लोगों का ये होता है कि राइटिंग बहुत अच्छी होती है। हर किसी की स्किल्स होती हैं जिसको जो है वो इस्तेमाल भी करता है और अपना एक नाम भी बताता है। आज के हम उसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे फनकार हैं जो अपना एक नाम बना गया। इंडस्ट्री में हम देखें तो कितने हमारे फनकार हैं, ड्रामाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी सलाहियतें हैं। बहुत सारे हमारे इस तरह के लोग हैं जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप जब टीवी के सामने अब आते हैं तो फनकारों की एक बड़ी खासियत होती है, यकीन करें, कि अपनी बहुत सारी तमाम चीज़ें जो होती हैं इंसान की, चाहे वो परेशानियों में है, क्योंकि मुश्किलात हर किसी की लाइफ में होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन जो फनकार है, जो उसकी असल फनकारी होती है वो यही होती है कि वो अपनी तमाम चीज़ें साइड पर रखकर जब स्क्रीन पर आता है तो एक हंसते हुए चेहरे के साथ, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आता है आपको एंटरटेन करने के लिए, आपकी अपनी सलाहियतों को मनवाता है, अपने काम से मनवाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस केस में हम बात करेंगे कि ये तमाम उन आर्टिस्टों के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। उस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। अच्छा जी, नादिर मजीर हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चले तो मुल्तान शहर में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। सरकारी नर्क नामों को हवा में उड़ा दिया गया है और मार्केट्स में अपनी मनमानी के रेट्स जारी हैं। अगर आपको आज के ताज़ा भाव के हवाले से बात करें तो सब्जियों के जो अदरक है, थाईलैंड अदरक 100 रुपये किलो सस्ती होकर 650 रुपये किलो मुकर्रर की गई थी, लेकिन आम मार्केट में अदरक 900 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। चाइना लहसन की सरकारी कीमत 440 रुपये किलो बरकरार है। अगर मटर की बात करें तो मटर की सरकारी कीमत 362 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन मार्केट में 400 से 480 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह गाजर और शलजम 160, हरी मिर्च और टमाटर 120 रुपये, जबकि आलू और प्याज 100 रुपये किलो फरोख्त हो रहे हैं। अगर फलों की बात करें तो अंगूर की सरकारी कीमत 362 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन मार्केट में 400 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ क्वालिटी और इकसाम के हिसाब से अनार 200 से 600, जबकि सेब 200 से 320 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। जापानी फल 140 रुपये किलो, जबकि केला 100 से 160 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। सब्जी और फलों की कीमतों की बढ़ने की वजह से जो है शहरी हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं। उनका ज़िला इंतजामिया से ये मुतालबा है कि जो सब्जी और फलों के रेट्स हैं उनमें कमी की जाए ताकि वो जिंदा रह सकें और अशिया को खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया नादिर मज़र आपका। और इसके साथ ही जी हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। और जिस तरह मैं आज बात कर रही थी कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जा रहा है, तो ऐसी आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो स्टेज पे भी बहुत काम कर चुकी हैं, टीवी ड्रामाज भी कर चुकी हैं, मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं जी कोमल नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कोमल से हम इनकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से इनकी तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैंने जैसे बात की ना कि जब आर्टिस्ट टीवी के सामने आता है, जब अपना काम करता है, तो उसको बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस पर इनसे जानेंगे क्या चैलेंजेस थे, किस तरह लोगों को फेस किया, फिर एक अपना नाम बनाया माशाल्लाह से। तो सबसे पहले तो कोमल आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, इतना सारा आपने काम किया और उस हवाले से आपकी जर्नी कैसी रही, कैसा सफर रहा? कैसे स्टार्टिंग में तो होता है, हाँ। मुश्किल होता है स्टार्ट में, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मतलब हमें बोलना नहीं आता, हमें ये डिलीवर नहीं करना आता कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं और पब्लिक को। तो उसमें बहुत मेहनत होती है, जिसमें डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और राइटर तो सो है, राइटर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, ये होता है ना कि जाहिर सी बात है, आपने जब स्टार्टिंग काम किया तो आपने टीवी से स्टार्ट किया या आपने स्टेज थिएटर से आपने स्टार्ट किया? थिएटर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैसी जर्नी रही थिएटर जब आपने किया? जाहिर सी बात है फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, लोगों सामने लाइव आपको देख रहे होते हैं। अच्छा, कमेंट्स, आपने अच्छा काम किया तब भी आपको उसी टाइम उसका रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आपने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी जिस तरह लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको रिजल्ट सामने मिल जाएगा। टीवी पे तो ये है ना कि अच्छा लोग देखेंगे, बाद में आपके वो आएगा
रिजल्ट बताएंगे, आपको अच्छा कमेंट्स आएंगे, कैसा रहा, कैसा नहीं था? हाँ जी बिल्कुल। पहला जो मैंने ड्रामा किया था यही मुल्तान से स्टार्ट था। मोहब्बत पे टैक्स जवार बलोच साहब का ड्रामा था। तो उसमें एक छोटा सा ही सीन था मैडम चकोरी के साथ कि वो मुझे जंजीरों में बांध के आते हैं और फेंकते हैं, तो खौफ था पब्लिक का और एक्टर्स का। जो एक्टर जाहिर सी बात है, जो भी कोई बंदा नया स्ट्रगल में आता है तो वो बात नहीं होती कि वो आर्टिस्ट को उसको बुलवाएंगे या उससे अच्छा रिस्पांस देंगे। अच्छा नवी कुड़ी है, अब बादो थे बादो, हाँ, तो इस तरह का बिहेव होता है एक्टरों का। हाँ। लेकिन मेरे साथ ये खुशकिस्मती है मेरी कि मैडम चकोरी ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस। सही। और मुझे मेकअप भी नहीं आता था, तो तब उन्होंने भी समझाया और एकदम से ना यूं कमीज को ना पकड़ लेती थी। खौफ होता था कि कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं। तो जवार साहब डांटते भी थे कि ये छोड़ो, ये क्यों पकड़ती हो। रिहर्सलों में भी ऐसा होता था। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता। वाकई ये होता है कि आज जब आप काम कर रहे होते हैं, तो जब आपको इस तरह का स्क्रिप्ट कोई मुश्किल मिल जाए तो उसमें तो फिर ज्यादा आपको मुश्किलात रहती होंगी कि इस तरह का कोई मुश्किल मुझे मैं ड्रामा करने चली गई अब इजाज चंदा के साथ बहावलपुर। हमारे मुल्तान के बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो फिर उनके साथ काम किया। फिर मतलब वो बड़े प्यार से समझाते थे, तो फिर आसानियां पैदा हो गई। फिर आर्टिस्टों से मेल जोल भी हो गया। फिर फैमिली, यूं लगता था कि हमारी ये फैमिली है। घरों में तो जाना बहुत देर बाद, मतलब 1 मंथ बाद या 2 माह बाद जाते थे। अच्छा कहाँ काम किया? मुल्तान से आपने स्टार्ट किया, फिर कहाँ काम किया? कौन कौन से शहर में गए? सब शहरों में गए। हाँ जी, मुल्तान के सब शहरों में किया और 1-2 दफा तो मतलब दुबई भी गई। अच्छा, वहाँ भी काम किया आपने। अच्छा, जिस तरह यहाँ पर थिएटर पे ज्यादा आपका रहा एक्सपीरियंस, टीवी में भी आपने माशाल्लाह बड़े काम किया है, टीवी के हवाले से एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जब मुल्तान में हमारे चैनल बना तो फिर मतलब काम करने का मौका मिला, लेकिन मुल्तान के लिए तो बहुत मुश्किल होता था। अभी भी मेरी एक छोटी सी राय है कि मुल्तान में ऐसा कोई होना चाहिए कि आर्टिस्टों को चांस मिले। यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे ना। हाँ। तो यहाँ जब किया तो यहाँ भी मुश्किलों का तो सामना होता है। कैमरे के सामने बोलना बहुत दिल गुर्दे की बात होती है। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये कैमरे के सामने आना भी ना समटाइम बहुत अच्छे बड़े लोग भी हो ना, तो वो भी थोड़े कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। अच्छा, कैमरे के सामने कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, कैमरे को नहीं फेस कर सकते। अच्छा, माशाल्लाह कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके लिए कैमरे को फेस करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। एक ड्रामा था भाग भरी ऐसे करके कुछ था। हमारी सीनियर एक्टर्स हैं, अब तो वो खैर छोड़ गई हैं, सितारा सोमरो जी, वो उनके रेफरेंस से मैं लाहौर गई थी। पहला ड्रामा मैंने वहाँ किया था। सही। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैंने ड्रामा किया तो मजर एहसन साहब हमारे बहुत सीनियर एक्टर्स हैं और बहुत अच्छे हैं, उनके साथ किया। शरबती, उनमें मुनीर ताज साहब थे और ऐसे थे, मजर साहब थे, मैं थी। तो उन लोगों ने मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं तुमने यूं नहीं, मतलब इतनी बड़ी टीम और इतना उनके साथ मेरी मेलजोल भी नहीं है। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। सही। मैं एकदम से कहती थी मजर साहब मेरे कुल कहना थी सी मैं वे नहीं आ, लेकिन उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, वहीं रोका, समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। अच्छा, उनके जाहिर सी बात है टीवी ड्रामा जो है वो एक आप काम करना, उसमें आपने बड़े आर्टिस्ट भी आप लोगों के साथ होते हैं, ऐसे जो नामवर हों, तो उनके साथ किन के साथ काम करने का आपको मौका मिला? मोहम्मद राना था उसमें, हवा पे रक्स वाले ड्रामे में। सही। हाँ जी, तो ऐसे बहुत सारे ड्रामे। अब एक चल रहा है हम चैनल पे ड्रामा मेरा, ड्रामे का नाम है ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, डिफरेंट आपके चैनल्स पे अपने ड्रामा। अच्छा, पीटीवी के ड्रामास की एक अपनी खासियत होती थी, यहाँ पर भी आपने काफी ड्रामा किए। ड्रामा था झोंक सरकार है, अब चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो उस हवाले से भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, टीवी पे भी बहुत अच्छा लगता है काम करके, और स्टेज तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये हमारा घर ही है,
यहाँ तो घुसो तो कुछ भी बोल दो। अब इतना वो टाइम गुजर चुका है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं स्टेज के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। थिएटर पे उस तरीके से फैमिलीज भी नहीं आती जिस तरह आप आना चाहिए था, और देखना कि लाज़मी बात है फैमिलीज को भी इंटरटेनमेंट चाहिए, वो भी बाहर निकलें, ड्रामाज देखें। तो आप क्या समझती हैं कि क्या क्या फ्लॉज हैं इस टाइम, क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल तो मतलब बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारी फैमिलियां अपने घरों को लौट गई हैं। अब पहले हम देखा करते थे कि बहुत सारी खवातीन बैठी होती थी ड्रामा देखने के लिए, उनके साथ उनके बच्चे भी हुआ करते थे। फिर जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब और ये चैनल और ये मोबाइल आए तो जदीद दौर आता गया। इसी तरह से फिर पब्लिक डिमांड भी बढ़ती गई। वो ड्रामे से ज़्यादा पब्लिक जो हमारी है वो रक्स को तरजीह देती है। तो उसमें कॉमेडी करना भी हम कॉमेडी करके उनको हंसाते भी हैं और रक्स भी होता है। और कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर ने अभी तक ड्रामा जिंदा रखा हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज दे जाते हैं, पूरे स्क्रिप्ट में कहीं मैसेज होता है कि हम समझा सकें। सही। लेकिन जो ये आजकल हो रहा है ये पब्लिक डिमांड है, आर्टिस्टों का या फिर प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर्स का कोई वो उसमें वो नहीं है। मतलब ये जाहिर बात है कि आर्टिस्ट वही करता है जो देखने वाला चाह रहा होता है कि भाई हमने ये चीज देखनी है। अच्छा, क्योंकि इसको एक खास चीज के साथ, रक्स के साथ जोड़ दिया गया, तो लोगों ने भी शायद उसी तरीके से अपना माइंड सेट कर लिया कि हाँ सिर्फ अगर हमने जाना है तो फिर हमने यही चीज देखनी है, हमने वो ड्रामाज नहीं, हमने वो एक्टिंग नहीं देखनी, लोगों की जुगते नहीं हमने इतनी सुननी, या हमने उसको इतना एंजॉय नहीं करना। नहीं, जुगते तो सुनते हैं। आप देखें, आप पूरे ड्रामे में जहाँ कॉमेडी नहीं होती तो वो बिल्कुल ही ड्रामा बोर होता है। कहते हैं नहीं भाई यहाँ सिर्फ गाने हैं, ड्रामा कॉमेडी नहीं है। अब ड्रामे से ज्यादा कॉमेडी की तरह। अच्छा, लोग मुस्कुराना भी तो चाहते हैं ना। इतनी टेंशनों में इंसान फिर रहा हो, इतनी परेशानी में अगर कहीं जा रहे, कॉमेडी आप ऐसा कहते आर्टिस्ट का एक, मैं समझती हूँ बड़ा फन होता है कि अपनी माशाल्लाह लोगों के बड़े आर्टिस्ट आते हैं मुल्तान में। कैसर पिया साहब हो गए, वसीम लिपि साहब हो गए, शाही साहब हो गया। इस तरह से हमारे मुल्तान के बहुत सारे। कल हमारे साथ इमरान शौकी भी मौजूद थे, वो भी आए हुए थे, उनके साथ भी बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात एक बड़ा फन होता है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं और हंसाते हैं। तो ये नहीं कि अपनी तमाम चीजें भूल के आपकी वो इस कॉमेडी को, आपकी उन बातों को एंजॉय करते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। सही है। अच्छा, अभी आप क्या समझती हैं किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है, हमारे ड्रामों को बेहतर किया जा सकता है, हमारे काम को बेहतर किया जा सकता है, आर्टिस्टों को उस तरीके की जो उनका एक मुकाम है उस पर वापस लाया जा सकता है? मेरे ख्याल से 50% चेंज हो चुका है माहौल। ये मतलब अब ड्रामा होता है, अक्सर हॉल में हमें फैमिलियाँ नज़र आती हैं। सही। और कोशिश भी कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर भी, और हमारे साथ जो आर्ट काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है सब कि आप ड्रामा वापस लाएं। हाँ जी। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा करैक्टर जो है वो आज तक याद है कि आपको खुशी हुई हो, आज भी आप उसमें कहें यार मैंने ये करैक्टर मैं चाहती थी कि मैं करूं और मैंने किया और उसको खूब निभाया? नहीं, मैं चाहती नहीं थी। हाँ, लेकिन मैंने एक रोल किया ये 2 साल पहले आर्ट काउंसिल में। ड्रामा था मुनीर ताज साहब का, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। तो उनका इसरार था कि ये वाला रोल ना कोमल करेगी। मैं कहती थी कि नहीं, मैं ज़रा बनूं सवरूं। और जाहिर सी बात है ये चार्म का दौर है तो आर्टिस्ट कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, ये बात तो है, वो अपने काम से कभी बूढ़ा नहीं होता। ये हकीकत। तो वो चाहते कि मैं हमेशा जवान रहूं। तो मुनीर ताज साहब कहते थे कि नहीं, ये वाला रोल कोमल करेगी। मैं मतलब थोड़ा हो गई मुँह मारी। वो कहते नहीं जी, छाड़ दो स्क्रिप्ट, करना ही नहीं ड्रामा अगर यानी कर दी। तो मुझे सर यूसुफ कामरान और ये सब लोग कहते चल कर ले कोमल, कर ले। और मैंने रिहर्सलों में किया, मुझे रिहर्सलों में थोड़ा ना मज़ा आने लगा। मैं बोलूँ अपनी लैंग्वेज में तो मुझे अच्छा लगे। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है मैं रोल अच्छा करूँ, कर सकती हैं। मतलब जो डायरेक्टर और राइटर होता है ना वो समझ रहे होते हैं कि कौन सा एक्टर कौन सा रोल अच्छा निभा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, डायरेक्टर का काम है, मैं समझती हूँ कि जो प्रोड्यूसर्स तो आपको ये होता है ना कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक अच्छा सा ड्रामा लेकर आना है। अच्छा, डायरेक्टर का सबसे अहम रोल होता है कि उसने तमाम टीम को भी साथ लेके चलना है
उसने डायरेक्शन भी देनी है और उसने हर चीज को प्रॉपर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना होता है कि ये यार ये जो स्क्रिप्ट में ये चीजें हैं पूरी हों, टीम उसको प्रॉपर तरीके से प्ले कर सके। तो ये बड़ा डायरेक्टर का बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, मुझे भी कोमल आपा के साथ काम करने का मौका मिला जिनमें इनकी मेरी बेटी बनी थी ड्रामा में। हमने एक ड्रामा भी साथ में किया। तो शुरू में मुझे भी बड़ा फील होता था, यार मैं आपा के साथ सीनियर थी और काम भी तो खौफ होता था कि नए नए इंडस्ट्री में आप दाखिल हो रहे हैं, आपके लिए बड़ा मुश्किल, यार कैसे काम करूंगी, कैसे बोलूंगी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करने का। तो हमारा माँ बेटी का रोल था, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत मजे में। अच्छा, वो फिर हमने ऐसा ही, इन्होंने माशाल्लाह इनकी एक्टिंग कमाल होती थी, वो वाकई ऐसे रियल में लगता था कि ये मेरी अम्मी है और मैं इनकी बेटी हूँ क्योंकि डांट भी पड़ती थी और बहुत सारी चीजों पे गाइड भी करती थी, कहीं प्यार भी दिखाती थी। तो ये एक अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस मेरा तो रहा, जो कि मैंने सोचा अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करूँ। तो वो बड़ा, हमारा ड्रामा भी बड़ा हिट गया था क्योंकि यहाँ पर एक जनूबी पंजाब के हवाले से सराइकी में फिर करना अपनी जुबान में, वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, आप क्या समझती हैं जो हमारे आर्टिस्ट हैं इस टाइम, उनकी फलाह बहबूद के लिए कितना काम हो रहा है या होना चाहिए? कुछ सजेशन भी दें। उनकी तो मतलब वो 50 साल भी शोबिस में लगा लेना तो उनकी फलाह के लिए कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरी नज़र में, मुझे अभी 24-25 साल हो गए हैं शोबिस में, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई मतलब सीनियर एक्टर को कोई सपोर्ट कर रहा हो। हाँ। या फिर मतलब एक ये भी है कि हम लोग काफी अरसा एक शोबिस को देते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। शोबिस की लाइफ का अपना एक चार्म है। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जी, हम बात कर रहे थे आर्टिस्टों की फलाह बहबूद के हवाले से। हाँ जी, वो करना चाहिए। अब मतलब आर्ट काउंसिल ने कोई पैकेज किया था लॉन्च के बेना जो इस एज के एक्टर है जो घरों में बैठ गए हैं उनको फंड दिया जाएगा। तो उस पे भी उन्होंने पाबंदी लगा दी कि अब औरत जब मतलब 45 साल की होगी तो वो तो फिर आगे की तैयारियां होती हैं। अल्लाह खैर। नहीं, जाहिर सी बात है, आप एक जवानी का अपना एक अरूज होता है, आप उसमें काम भी एनर्जेटिक भी होते हैं फुल आपका। अच्छा, आप मेन और लीडिंग रोल कर रहे होते हैं, आप थोड़ा सा, मैं आपको बात जो समझाना चाह रही हूँ, 45 साल की जो खवातीन है पहले तो वो बताती नहीं है कि हम 45 की हैं। एज क्योंकि हाँ, इस मामले में बहुत जरूरी है। अब चले हम बता भी देते हैं मजबूरी में कि हम 45 साल के, जब 45 साल की औरत होती है, जब शोबिस में आती है, वो 16-17 से आती है या 20 से आती है मैक्सिमम। तो फिर वो जो 45 तक पहुंचती है तो शोबिस वाले तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये हकीकत है। ठीक है, वो कहते जी नहीं, अब नई लड़कियां आ गई हैं, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही है। जबकि एक्टर कभी एक्टर ही होता है, एक्टर होता है। हाँ, ये बात हकीकत है। उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती, वो करते नहीं है। अब जो मतलब हमारी मैं अपनी ही मिसाल दे देती हूँ, मैं किसी पे क्यों बात करूँ। मतलब मैं हूँ, मैं अगर मुझे काम नहीं देंगे शोबिज में और मुझे फंड भी नहीं मिलेगा कि मैं तो अभी मैं 45 की नहीं होगी, तो क्या आर्टिस्टों के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट या हमारे एक्टर्स। अच्छा, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है। हमारे हमसाया मुल्क में देखें तो फनकारों की बहुत कदर की जाती है, नो डाउट। मैं समझती हूँ उनके लिए ये फनकारों के हवाले से आप उनको टैलेंट को जिस तरह वो लोग प्रमोट करते हैं, जिस तरह वो अप्रिशिएट करते हैं, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ों को उस तरीके से नहीं लिया जाता। हमारे फनकार कितने, हमारे चाहे वो स्टेज से हैं, चाहे वो टीवी से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी ज़माने में उनका फिल्म के साथ ताल्लुक़ था, वो उन आर्टिस्टों का जब एंड देखा है तो यकीन करें दिल खौफज़दा हुआ है। अच्छा, खौफज़दा भी, और फिर अफसोस भी होता था कि एक टाइम था इन लोगों ने कितना अपनी सारी जिंदगी वक्त कर दी मीडिया के लिए, लोगों को एंटरटेन करने में, लेकिन जब उन पे वक्त आया तो ना गवर्नमेंट ने साथ दिया ना लोगों ने साथ दिया और वो इसी तरह दुनिया से चले गए। अच्छा, फिर जब दुनिया से चले जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है, ओहो, हमने तो एक बहुत अच्छा गवा दिया, हमने तो हमारे हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, बहुत सारे हमारे शायर चले गए, अदब से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक था, बहुत सारे ऐसे फनकार, शायर, सिंगर्स
तो आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारे आज भी उन फनकारों को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फेवरेटिज्म भी बहुत है हमारे यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मीडिया इंडस्ट्री पे उसी तरीके से काबिज हैं, किसी नए लोगों को सामने नहीं आने देते, नए लोगों को चांस नहीं देते, मौका नहीं देते कि भाई आए, वो भी अपना जौहर दिखा सकते हैं, फन दिखा सकते हैं। लेकिन आज भी हम वो कहते हैं कि चीजें जो हैं उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं करते। ऐसा ही है, नहीं करते एक्सेप्ट। और चांस देना चाहिए जूनियर्स को, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ हमारा तो नहीं है। हाँ। नए जो बच्चे या बच्चियां आ रही हैं उनको चांस देना चाहिए और उनको तस्लीम भी करना चाहिए। अब मतलब जहां पहले से 20 साल से एक लड़की खड़ी हुई है, राज कर रही है, इंडस्ट्री लगा लो, थिएटर्स लगा लो, टीवी लगा लो, तो 20 साल बाद किसी न किसी ने नई आना है, उसे जगह दो। हाँ। उसे जगह देनी चाहिए। अच्छा, आपकी जो वैल्यू है, आपका जो काम है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, वो लोग भूल नहीं सकते। आज भी मैडम नूरजहां को देखें, कभी भूल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल एवरग्रीन है वो, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। आज भी आप उनकी गजलें सुनेंगे, आज भी आप उनको उनकी बातें सुनेंगे, इंटरव्यूज देखेंगे, तो बहुत सारे बड़े फनकार हैं, जब उनके हम नाम लें तो आपके दिलों में जिंदा है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही तो काम से पहचाना जाता है। आर्टिस्ट तो हमेशा अपने काम से बिल्कुल काम से पहचाना जाता है। वो किसी भी चला जाए जगह, बिल्कुल ऐसे किसी भी एज में चला जाए तो वो काम से ही पहचाना जाएगा। अच्छा, मैं उस दिन देख रही थी टीवी पे, मरीना खान आती थी, उनका एक ड्रामा आता था, तो आज भी देखें वो हमारे ही जो है वो चैनल 24 पे ड्रामे के हवाले से जो है वो काम भी कर, उस पर तजिया भी दे रही होती हैं। हाँ। तो हम जब देखते हैं तो आज भी उनका वो जो ड्रामे में काम था, उसका उनके ड्रामे का नाम मुझे इस टाइम जहन में नहीं आ रहा, उसमें धूप किनारे, तो उसमें भी हम देखें तो उनका अभी आज तक रोल वो याद है। आप उनको जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। तो आर्टिस्ट तो है, वो तो काम उसका जिंदा रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं उज़्मा गिलानी जी को बहुत लाइक करती थी और करती हूँ, मतलब उनको हमेशा कॉपी करने की कोशिश करती थी ड्रामे में। अच्छा, अभी अब कभी दिल में ऐसी ख्वाहिश हो यार, कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपका बड़ा फेवरेट हो, जिससे आज तक आप मिल नहीं पाई, आपकी ख्वाहिश है कि यार मैं इससे कभी मिलूं और इसके साथ काम करूं? नहीं, आर्टिस्ट तो सब फेवरेट होते हैं। हाँ। मतलब कोई ऐसा एक होता है कि जो खास होता है, अच्छा यार ये अच्छा लगता है, इसके साथ ज्यादा काम करूंगी तो ज्यादा। मेरे लिए एक्टर सब खास है। हाँ। क्योंकि मैं एक्टरों में रहती हूँ, तो कोई भी एक्टर ऐसा नहीं होता जो ऐसे हो कि भाई ये नहीं ये वो ज्यादा अच्छा है। एक्टर तो एक्टर है, हर बंदे का एक तरीका होता है काम करने का। हाँ। लेकिन काम तो एक साथ ही हमारे साथ ही कर रहे हैं ना। एक्टर सब हमारे लिए खास है और उनको इज्जत देनी चाहिए, चाहे जूनियर है, सीनियर है, या फिर बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि फलां को काम नहीं आता, फलां यूं फलां। अच्छा, ये भी उन्हें रिस्पेक्ट दे। अच्छा, क्योंकि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि मीडिया का अपना एक चार्म होता है, अपनी एक दुनिया होती है, जब आप इसमें एंटर होते हैं तो फिर आप इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब एक यूं समझ लें एक जगमगाती दुनिया है, उसमें आपका फैशन भी है, स्टाइल भी है, तमाम चीजें हैं, तो वो आपको छोड़ना और उस दुनिया से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है ना? बहुत कम लोग होते हैं जो स्टेप ले जाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं। हाँ, नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से भी चला जाता है। जो जिन लड़कियों ने कम, मर्दों ने या औरतों ने कम टाइम लिया होता है, मतलब कभी कभार काम कर लिया, कभी मौका मिला तो यूँ। और जो रेगुलर कर रहे हैं ना, जितने भी एक्टर हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो नहीं रह सकते शोबिज़ से। अच्छा, क्योंकि उनका काम ही यही होता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत ही यही दी है, खूबी यही दी है, तो मेरे ख्याल में आप वो चीज वही बेहतर कर सकता है। अब जैसे उससे हट के कोई चीज करेंगे तो जैसे आप सुबह सुबह उठती हैं तो आपको पता है कि जी मैंने मॉर्निंग शो पे जाना है, ऐसे ही है, और आंख खुद ब खुद खुल जाती होगी। हाँ, आप तो यकीन करें, वो एकदम ना माइंड एक्टिव होता है क्या, जैसे ही 7 बजेंगे ना तो अब हम लोग थिएटर के हैं, तो जैसे ही थिएटर टाइम होता है तो दिल में, दिमाग में जो लोग नहीं काम कर रहे थे सोते हैं यार काम नहीं कर रहे, अच्छा चल एक चक्कर ही लगा लेते हैं थिएटर का, आर्टिस्टों से ही मिलने। अब तो वो दौर भी नहीं रहा। अब तो कोई अगर एक्टर मिलने भी चला जाए ना वहाँ थिएटर पे, तो वो इर्द गिर्द के लोग ना चैम गोइयां करने लग जाते हैं, पता नहीं कहाँ मंगण आया उसे, पता नहीं को क्या रोला है, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी आप समझती हैं जितनी भी अब आपकी जूनियर आ रही होंगी, जाहिर सी बात है बहुत सारे एक्टर आ रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उनके साथ कैसा लाइज ऑन है आपका? मेरे तो सब बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं
और फीमेल भी मेल भी। मतलब जैसे अभी आपने कहा कि आपा के साथ काम करने का मौका मिला, तो मैं शोबिस मुल्तान शोबिस की आपा ही हूँ। मतलब मेरी सब लोग इज्जत करते हैं और मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अच्छा, जाहिर सी बात है, सीनियर हो, काम उसका लोग जानते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो रवैया है, आपका एटीट्यूड होता है लोगों के साथ, वो आपका अच्छा होना, तो लोग आपके साथ फिर उसी तरीके से लेकर चलते हैं। एक्टर को मतलब आजिज़ी होनी भी चाहिए, इतनी भी ना हो, हाँ लेकिन इतनी हो कि आपका लोगों के साथ एक अच्छा वो लोग डिस्कस करें हाँ कि नहीं बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है, इखलाक की बहुत अच्छी है। अच्छा, हमने इसके बारे में यूं सुना था, वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। हाँ, ये फिर अच्छा सुन के भी अच्छा यार। अच्छा, आप लोग आपके बारे में जो लोग सोच रहे होते हैं या आप उसके थोड़े बरक्स निकलते हैं, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा आपकी तारीफ करते हैं, तो ये चीज है। अच्छा, और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनके तारुफ भी करवा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी यूसुफ कामरान, हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो हमारे उस्ताद जी हैं, इजाज राजा। अच्छा, इजाज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे नाम क्योंकि इनका थोड़ा सा था। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। अच्छा जी, इनसे भी जानेंगे। आज आर्टिस्टों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखो, जो हमारी राय है, एक्टर होता है, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है थिएटरों पर, वो गलत चल रहा है। न्यू लड़के हैं, न्यू लड़की हैं, उनको प्रमोट करते हैं। नहीं, सॉरी राजा साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन देखिए, न्यू जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको प्रमोट करना हमारा हक, हमारा फर्ज है, ठीक है, उनका हक है आगे आना। और अगर सीनियर एक्टर्स को नहीं दे रहे वो मतलब उतनी अहमियत जितनी देनी चाहिए, वो उनका ज़र्फ है। आप मेरी बात तो सुने पूरी। नहीं, मेरी बात जूनियर की बात ना करें। जूनियर की बात है ना साथ। जो जूनियर हम आगे लेके आए हैं, उनको चाहिए ना वो हमारी भी सिफारिश करें। जब हमारी वो खुद काट करेंगे भी नहीं करना, तो फिर वहाँ क्या होगा सीनियर के लिए? सीनियर तो घर गए बैठ गए। अच्छा, आप समझते हैं कि जूनियर उस तरीके से जो है वो जूनियर की हम बहुत कदर करते हैं, उनको आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको आगे ना आना चाहिए, आगे आना चाहिए, लेकिन उनको ये भी चाहिए ना, जब प्रोड्यूसर उनकी मानते हैं तो वो उन प्रोड्यूसरों को कहे ना भी ठीक है सर, ये हमारे सीनियर, इनको साथ रखें, जब वो हमारी काट करें। अच्छा, आप क्यों, हम अभी कोमल आपा से भी बात कर रहे थे कि क्योंकि जो फनकार होता है वो अपने फन से पहचाना जाता है, अपने काम से पहचाना जाता है। मेरे ख्याल में उसको फिर उस तरीके से सिफारिश, जूनियर की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जो माहौल है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब कोमल जी ने मुझे काट दी अभी बात मेरी, यही बात आ गई ना, जो जूनियर हैं, जो यंग लड़की हैं, वो प्रोड्यूसरों के साथ है सरकट। जो यंग लड़के हमारे हैं माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं, बच्चे हैं हमारे, हम ही उनको लेके आए हैं, लेकिन उनको चाहिए ना ताकि वो भी सीनियर के साथ एहतराम करें, मिल के चलें। ये तो बात नहीं है ना। आपने अपने काम का आगाज कहाँ से किया? मैंने सन 1993 में किया जी। अच्छा, आपने थिएटर से ही किया, स्टेज से? हाँ, थिएटर स्कूल से पहले किया। अच्छा, ठीक है, स्कूल से। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन रहा। जो भी रोल मिला उसको पिक किया, करके दिखाया। सही। चलिए, आपकी जिंदगी के हवाले से, आपके काम के हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।